अभिषेक शुक्ला आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फन एकेडमी पर। और उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी बच्चे लोगों का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आप सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूँगा। आप सभी बच्चों के लिए एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है। जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट आपको करवाया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। जैसे कि देख सकते हैं, अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ कंप्लीट कॉमर्स पेपर 2 और कंप्लीट पेपर 1। तो ये मेरा कोड है अभी 101, जिस कोड का आप इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन जैसे देख सकते हैं, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। यही अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो ये टॉप बेनिफिट्स के साथ पर्सनल कोर्स, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अभी 101 कोड का जरूर इस्तेमाल करें जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके साथियों। चाहे आप प्लस का कोर्स ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं, आपको कोड जरूर इस्तेमाल करना है अभी 101। तो ये कुछ टॉप बेनिफिट्स के साथ जैसे देख सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक के ये कुछ बेनिफिट्स रहे। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे चाहे प्लस और आइकॉनिक का, एक ऐसा लास्ट में पेज ओपन होकर आएगा जहां पे आपको वैलिडिटी के साथ प्रॉपरली आपको प्राइसेस शो हो रहे होंगे, आइकॉनिक के लिए भी प्लस के लिए भी। तो आपको यहाँ नीचे आपको यहाँ पे कोड अप्लाई करना है अभी 101, जैसे कि देख सकते हैं कैपिटल में सारी चीज़ें, और आप अप्लाई करते ही आपको 10% का इंस्टेंट फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। फिर आपको कॉइन्स भी रिडीम करना है 10% तक, वहाँ से भी अप टू 10% आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही बेहतरीन सा बेनिफिट आप सभी बच्चों के लिए है। बक्स बाउंटी अवेलेबल है जहाँ पे आपको कुछ भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट लगे वीडियो के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। प्राइस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। साथ ही इसी तरीके से आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है जहाँ पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल, आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी। डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं लेक्चर नोट्स का, ठीक है, और क्लासेस का। तो आपके लिए ये कुछ इस अपकमिंग स्पेशल्स, रिकॉर्डेड स्पेशल्स भी अवेलेबल है जैसे कि देख सकते हैं। ये कुछ बैचेस हैं जो आप लोगों के लिए लॉन्च किए जा चुके हैं इकोनॉमिक्स कंप्लीट पेपर 1 के लिए। तो आप सभी बच्चे चाहे कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कोड आपको एक ही इस्तेमाल करना है अभी 101। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों इसी तरीके से आप लोग जब भी आप जैसे देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए कि कोई किसी का पेपर 2 है, किसी का वर्किंग प्रोफेशनल्स है पेपर, तो आप कोई भी पेपर के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं आपको कोड एक इस्तेमाल करना है और सारे टीचर्स का आप लोग एक्सेस मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की पहली क्लास है ये हमारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन प्रेजेंटिंग द मटेरियल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द टीचर्स कंसिडर। जब हम कोई भी एक टीचर, या फिर जैसे मैं ही हूँ, और या फिर आप लोग जो लाइफ में टीचर बनने जा रहे हैं बड़े लेवल पे, तो आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंट जब कर रहे होंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, क्या क्या आपके माइंड में कंसिडरेशन होने चाहिए कि मैं अगर ऐसे ऐसे चीज़ों को रखता हूँ तो मैं अपने बच्चों को एक प्रॉपर मैनर में, एक अच्छे कंटेंट के साथ मैं एक बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, अपनी चीज़ों को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो आई होप आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहली बात, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें दिया, स्ट्रक्चरिंग, बैलेंसिंग और मोटिवेशन। ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक आपको एक बार और करवाया हुआ है, कहीं और भी एक बार पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? ऑल ऑफ द अबव। कभी भी कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो उसको ये 3 चीज़ें माइंड में लेकर चलनी ही होती है। पहला क्या है? स्ट्रक्चरिंग। एक आप जो भी एक चीज़ें पढ़ा रहे हो तो उसमें आपको कैसे स्ट्रक्चर तैयार करना है, कैसे आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना बैलेंस वे में आपका कंटेंट होना चाहिए, बहुत ही बैलेंस वे में, ना ज़्यादा बहुत डीप हो कि बच्चों को समझने में बहुत कठिनाइयाँ आए, या बहुत ज़्यादा इजी ना हो कि जिसकी वजह से बच्चों को लोग यार ये क्या चीज़ है, ये तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, ये तो ऐसे जनरली होता है, पहली चीज़। दूसरा, मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक लेवल पे मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसा कंटेंट हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा सा ये लगे कि यार यहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ा कम महसूस कर पा रहा हूँ कि मुझे ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों को क्या है कि मोटिवेट नहीं मिलता है और बच्चे फिर उस चीज़ को पढ़ना सही नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन मिलते रहना टाइम टू टाइम पे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लीडरशिप आपने पढ़ा होगा कि मोटिवेशन एक इतना रोल प्ले करता है कि अगर कोई बच्चा 1 घंटा पढ़ के बोर हो रहा है तो वो
बोर की जगह वो 1 घंटा पढ़ के नहीं होगा, बल्कि वो 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ सकता है। इतनी कैपेबिलिटी, वो इतनी एनर्जी सिर्फ मोटिवेशन से आ जाता है। सोचिए, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में क्लासेस को लाइक शेयर कर देंगे। चलिए फटाफट, चलिए फटाफट आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स सेलेक्ट, चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट select those which indicates the characteristics and basic requirements of effective teaching। थोड़ा सा हो सकता है ये थोड़ा हिंदी ना दिख पा रहा हो बच्चों को, मैं पढ़ देता हूं, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कथनों की सूची में उन कथनों को चुनिए जो विशेषताएं और आधारभूत को दर्शाते हैं प्रभावी शिक्षण की आवश्यकताओं को। तो आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है, इसको थोड़ा सा सिर्फ आंसर ही नहीं करना है, इसको समझना भी है हमने, ठीक है। शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है उसके ऊपर, जैसे देख सकते हैं, टीचिंग इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिपेंड्स अलग है, अपॉन अलग है, और ये कम्युनिकेशन अलग है, ठीक है। ये थोड़ा सा जरूरी, ये थोड़ा सा एक में मिक्स हो गया, वो थोड़ा सा मुझे लगता है स्पेस की वजह से, है ना, क्योंकि वो आपके पास ये एक स्लाइड में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं हो पाता, इसकी वजह से थोड़ा मिक्स हो गया है, ठीक है। दूसरा है इफेक्टिव टीचिंग इंटेल्स एबिलिटी टू डेवलप रिलेशनशिप्स बिटवीन, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये वाला रिलेशनशिप का RELA यहाँ पे है, शनशिप्स यहाँ पे है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप्स है, ठीक है, रिलेशनशिप्स विद देयर स्टूडेंट्स। एन इफेक्टिव टीचर हैज़ टू बी अ गुड सेलर ऑफ आइडियाज़। तो आपका 1, 2 and 5 विल बी योर राइट आंसर। मतलब पहला बहुत ज़रूरी है क्या, कि एक इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को। जब तक एक टीचर के अंदर बेटर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा, तब तक वह अपनी चीज़ों को, जिस तरीके से किसी टॉपिक को वह समझता है, वह अपनी चीज़ों को उस बच्चे को नहीं समझा पाएगा जितना वह जानता है, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है। तो हर एक टीचर की जो डिपेंडेंसी है वह कम्युनिकेशन है। अगर अपने आप को इफेक्टिव बनाना, अगर इफेक्टिव टीचिंग करना है, तो इफेक्टिव टीचिंग के अंदर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, तभी आपका टीचिंग इफेक्टिव बन पाएगा। अगर आप अपनी चीज़ें बच्चे को समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे हम मानेंगे कि आपने क्या पढ़ा है, आपने कैसे हम मानेंगे कि आपने बच्चे को पढ़ाया है ना। हमें सारी नॉलेज है, हमें सब कुछ पता है, परंतु अगर हम उसको बता नहीं पा रहे, बच्चे को समझा नहीं पा रहे हैं, तो कहते हैं ना कि फ्रॉम ओनली द बुक स्टूडेंट कैन नॉट बी से एज ए स्मार्ट। सिर्फ एक बुक को पढ़ लेना, बुक को जान लेना, बुक को समझ लेना ही हम नहीं कह सकते कि बच्चा एक स्मार्ट वे स्टडी है। हमें उस बुक के बाद भी एक हमारी व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, एक हमारे पास संचार वाला ज्ञान होना चाहिए कि आपको संचार कैसे करना। दूसरों को भी अगर समझाने की बात आती है तो आप कैसे समझाते हैं, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो 1, 2 and 5 आपका बिल्कुल सही आ जाए। सेकंड क्या है, ये हो गया। और 5th क्या, इफेक्टिव टीचर हु आर मोस्ट सक्सेसफुल इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न। ठीक है, जो वो बच्चे, वो टीचर इफेक्टिव टीचर होते हैं जो अपने बच्चों को सफल बनाने में हमेशा लगे रहते हैं, सिखाने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक एमिंग टू प्रिपेयर टीचर कैंडिडेट्स टू द रियल क्लासरूम सेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग is correct order of phases of micro teaching? Knowledge acquisition phase, skill acquisition phase, transfer phase। माइक्रो टीचिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका लक्ष्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक कक्षा सेटिंग के लिए तैयार करना है।
ठीक है, एक अच्छा क्लास में बच्चा मतलब टीचर जाके पढ़ा सके, अपने बच्चों को, कैंडिडेट्स को पढ़ा सके, एक अच्छा प्रिपरेशन करवा सके, इसलिए तैयार किया जाता है माइक्रो टीचिंग। एक ऐसी तकनीक है। तो इसीलिए इनमें से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा चरणों का सही क्रम है? स्किल एक्विजिशन फेज, ट्रांसफर फेज। चलिए, ए आपका बिल्कुल सही आंसर, 1 2 3 विल बी और राइट। नॉलेज एक्विजिशन फेज, स्किल एक्विजिशन फेज और ट्रांसफर फेज, ये 3 फेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर, तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं है तो आपका माइक्रो टीचिंग बेटर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट आपके थोड़ा सा मशीन की आवाज़ आ रही थी जिसके कारण की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा म्यूट कर दिया गया। ठीक है, उससे परेशान ना हो, थोड़ा सा ऐसे बीच में कभी कभी जैसे म्यूट हो जाए वॉइस, तो आप उससे परेशान ना हुआ करें। समझ जाए अगर कोई दिक्कत है तभी इस तरीके से सर ने किया होगा। ए आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का होना बहुत ज़रूरी है भाई, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक समस्या की पहचान की गई है, छोटे समूह बनते हैं, सभी सदस्यों को समाधान खोजने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, किसी भी विचार का आलोचना नहीं की जाती। हालांकि विचार इंग्लिश में पढ़ोगे तो, हिंदी वाला पढ़ोगे तो समझ में ही नहीं आता है क्योंकि ट्रांसलेटेड होता है ये। ठीक है, इंग्लिश वाले को देख लेते हैं हम। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट आपको दिया है, अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, स्मॉल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, all members are encouraged to find the solution and express their ideas, no idea is criticized, however ideas can be modified, which of the following teaching techniques is being referred here। एक तरह से समझिए, यहाँ पे कोई अगर ये कहता है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को पहचान लिया गया है, एक छोटा सा ग्रुप भी बना लिया गया है, सारे मेंबर्स को एनकरेज किया जा रहा है कि इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करो। और नो आइडिया इज क्रिटिसाइज, हाउएवर आइडियाज कैन बी मॉडिफाइड, किसी भी आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया जाए, आलोचना नहीं की जाएगी किसी भी आइडिया को, उसको हमेशा मॉडिफाई, मतलब उसको हमने क्या करना है, मॉडिफाई किया जा सकता है, मॉडिफाई करना है। तो ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का, एक मंथन का एक पार्ट होता है, समझिएगा। यह एक मंथन का पार्ट होता है कि जब आप किसी चीज पर अगर मंथन करते हैं तब जाके आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके प्रति आप चिंता ना बल्कि चिंतन करें, चिंतन करना ही मंथन करना हुआ। ठीक है, अब जब आप किसी के प्रति मंथन करते हैं तो आपको उसके गहराई में जाते हैं, और जब गहराई में जाते जब आप उसके गहराई में जाते हैं तो आपको कुछ न कुछ वहाँ पे आपको सॉल्यूशन निकल के आता है। मतलब क्या, प्रॉब्लम सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि देखो प्रॉब्लम का पता लगाने, प्रॉब्लम अराइज क्यों हुआ, प्रॉब्लम ये है क्या एक्चुअल में। जब एक्चुअल प्रॉब्लम आप जान जाएंगे तब उसके सॉल्यूशन की तरफ भागेंगे आप। ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन की तरफ जब भी जाएंगे तो आपके पास अगर लोग हैं तो आपके पास क्या है कि नए नए आइडियाज़ उत्पन्न होंगे, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्यूट करने के लिए, मतलब सॉल्यूशन उसका निकालने के लिए। तो अब उस आइडियाज़ को किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे आ सकता है, परंतु उस आइडिया को अपने एक नए सिचुएशन को मॉडिफिकेशन करना, उस आइडिया में मॉडिफाई करना। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है एक। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन अप्लाइज मोर ड्यूरिंग द एडल्ट स्टेज? बाय लर्नर कलेक्टेड एविडेंस, validated by peers, facilitators, experts. Second, it is the basically criterion reference codes of only one, only two, both one and two, या none of the above। कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन लागू होता है वयस्क अवस्था में अधिक? शिक्षार्थी द्वारा एकत्रित साक्ष्य द्वारा मान्य साथियों, सूत्रधारों, विशेषज्ञों, या ये मूल रूप से मानदंड संदर्भित है? जब आप इवेल्यूशन कर रहे होते हैं एट द टाइप ऑफ एडल्ट स्टेज, इवेल्यूशन का मतलब पहले समझिए तो किस तरीके का आप अप्लाई करते हो। तो इवेल्यूशन का मतलब समझिए जब आप अपने चीज़ों के प्रति ध्यान इस चीज़ पर देते हो कि मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कितना पीछे जा रहा हूँ, मेरा कितना डेवलपमेंट हुआ है, मैं किस स्टेज पर हूँ इस टाइम। तो वह सारी चीज़ों को जब आप सोचते हो तब आप कहते हो कि एक आप इवेल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ आपका दोनों ही सही आंसर है। बाय लर्नर कलेक्टेड एविडेंस, वैलिडेटेड बाय द पीयर्स, फैसिलिटेटेड एक्सपर्ट्स। जब वह पूछता है लोगों से, जो भी चाहे या फिर जो टीचर्स हैं जिनके सामने वो हमेशा रहा है, हमेशा रह रहा है, उनके द्वारा जब कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि आपने ऐसा किया इसलिए आप ऐसे हो, मतलब क्या आपका रैंक ये रहा, आपने यहाँ पे ये पढ़ाई की, तब जाके मतलब कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करता है वो बच्चों से, आपके जो फैसिलिटेटर जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो लोग, और आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा जब आपको कुछ एविडेंसेस मिलते हैं तो उस आधार पे आप अपने आप को एक स्टेज पर ला के इवेल्युएट कर पाते हो कि हाँ मैं किस स्टेज पर बिलोंग करता हूँ, किस स्टेज पर अभी हूँ। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज आंसर नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, which of the following changes are more prominent during the social changes of the adolescence? निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन अधिक आशाजनक हैं किशोर अवस्था के सामाजिक परिवर्तनों के दौरान नहीं? ठीक है, which of the following changes are more prominent during the social changes of adolescence? जब सामाजिक परिवर्तन आपको किशोर अवस्था में देखने को मिल रहे होते हैं तो कौन से चेंजेस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं? इट इज़ द पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, या तूफान और तनाव की अवधि है संक्रमण, या फिर देयर इज अ फीलिंग ऑफ होमोफिली एज देयर इज अ मिक्स अप ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगल सेक्स टू मिक्स्ड सेक्स, देयर इज डेविएंट पीयर कंटेजियन that may show other signs of approval। ये समझिए आधा क्वेश्चन सबके ऊपर से निकल गया होगा परंतु आपको समझाते ये सारे ही आपके बिल्कुल सही आंसर हुए, क्योंकि इसमें एक चिंताजनक वाली भी बात होती है, एक थोड़ा सा तनाव भी होता है इस एज में, ठीक है। जब भी किसी प्रकार का इस एडोलेसेंस एज में सामाजिक बदलाव भी हमें सामाजिक स्टेज पर होते हैं, सामाजिक कुछ चेंजेस आते हैं हमारे लाइफ में, तो इसमें जो कुछ चेंजेस हैं सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। वह क्या है कि आप कुछ ऐसा समझिए, कुछ आपका ट्रांजिशन फेज होता है कि आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आ रहे हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आप एक थोड़ा सा लोगों से, काफ़ी लोगों से मिलन आपका हो पाता है, ठीक है। ये एक तरीके से समझिए आपको लाइफ में क्या करना है, किस स्टेज पर भी आप हैं, इस सारी चीज़ों का एक प्रॉपर तरीके से इवेल्यूएशन कर पाते हैं आप, ठीक है। और आप कितना अभी आप ऐसे समझिए आप कितने पानी में भी पहुंचे हैं, ये समझिए, ठीक है, एक लाइन में अगर बोला जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, during which of the following stages the purpose of process of adjustment is to bring about a state of equilibrium in the life of individuals is more specific? निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान समायोजन की प्रक्रिया का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन में संतुलन की स्थिति लाना अधिक विशिष्ट है?
एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, आप एक स्टेज पर आते हैं कि आप सभी लोग एक स्टेज पे इस बात को सोच पाते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन, एक मतलब संतुलित महसूस करते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे अपने जीवन में सेटिस्फाई हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ इस कार्य को करके, ठीक है। तो ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द पर्पज ऑफ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज टू ब्रिंग अबाउट ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स इज मोर स्पेसिफिक। सिर्फ सबसे ज़्यादा जरूरी अगर लाइफ में रह जाता है कि संतुष्टि, कि आप जीवन में थोड़ा सा संतुलन अपने आप को महसूस करते हैं कि न ज़्यादा बहुत आप खुश हैं, न ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप बहुत संतुलित जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर हम जो विकास की बात करें तो वो उसमें विकास होती है संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस हैव बीन डिफाइंड बाय पियागेट फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर। पियाजे लिखो, पियागेट द्वारा आरोही क्रम में संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अवस्था को परिभाषित किया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पियागेट बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट असेंडिंग ऑर्डर, आरोह क्रम में किस स्टेज पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को माना गया है, बताया गया है। सेंसरी पीरियड, प्री ऑपरेशनल पीरियड, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड, फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड। प्री ऑपरेशनल पीरियड, सेंसरी पीरियड, कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड, फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड। सेंसरी पीरियड, कंक्रीट ऑपरेशन मतलब एक तरीके का आपको ये बताना है। देखो तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर है, सेंसरी पीरियड, प्री ऑपरेशनल पीरियड, कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड, और इसके बाद आपका लास्ट स्टेज आता है फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड। ध्यान से समझिए क्या है ये एक्चुअल में, आप इसकी चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। देखो आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। सबसे पहला है जो आपका, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, सबसे पहला आपके पास कौन सा पीरियड है आपके पास, सबसे पहला भाई, एक सेकेंड, सेंसरी पीरियड, सेंसरी पीरियड। उसके बाद आता है आपके पास प्री ऑपरेशनल पीरियड, ऑपरेशनल पीरियड। उसके बाद आपके पास आता है कॉन्क्रीट पीरियड, और उसके बाद लास्ट में आता है आपके पास फॉर्मल पीरियड। शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो सारे, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेंसरी पीरियड, जब आप बर्थ से 2 साल तक, ये ऐसी स्टेज होती है, स्टेजेस की बात करें, स्टेज की बात करें, कब कौन से पीरियड में कौन से स्टेज को कहा जाता है, जब बर्थ टू 2 इयर्स तक की जो आपकी स्टेज होती है वह आपका सेंसरी पीरियड होता है, ठीक है। आपका बर्थ से 2 साल तक की जो पीरियड होती है वह आपकी सेंसरी पीरियड होता है। 2 साल से 7 साल तक की जो पीरियड होती है उसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल पीरियड। क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल पीरियड। ध्यान समझिएगा, बर्थ से 2 साल तक की पीरियड जो होती है वह सेंसरी पीरियड है, और इसी तरीके से 2 से 7 असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर धीरे 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 आपको आगे बढ़ना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ऊपर से नीचे आना, डिसेंड, डी फॉर डाउन, तो मतलब आपको नीचे आना है। असेंडिंग मतलब आपको छोटे से ऊपर जाना है, छोटे से बड़े जाना है, तो बर्थ से 2 साल। अगर ये डिसेंडिंग बोल देता है तो फॉर्मल, कॉन्क्रीट, ऑपरेशनल, फिर सेंसरी बन जाता। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है आपको। तो समझ रहे हैं सभी लोग? बर्थ से 2 साल तक सेंसरी पीरियड होता है, प्री ऑपरेशनल पीरियड 2 से 7 साल तक होता है, और जो कॉन्क्रीट पीरियड होता है वह आपका होता है 7 से 11 साल तक। ठीक है, 7 से 11 साल तक होता है।
ठीक। और फिर आफ्टर 12, सॉरी आफ्टर 11 या आफ्टर 12 कह सकता हूँ, आफ्टर 12 अप टू ईयर्स जो आगे आते हैं वह आपके कहलाते हैं फॉर्मल पीरियड। ठीक है, उसमें आपका जो फॉर्मल स्टेज है पीरियड वाला वह चालू हो जाता है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। क्लियर है? इसके ऊपर जितने भी फिर इसके बाद आते हैं वह आपका फॉर्मल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब भी असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है मतलब सीधे समझ जाइए कि वहां पे ये इस चीज की बात कर रहा है कि आपका छोटे में फिर सेंसरी पीरियड, फिर इसके बाद उसके ऊपर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फिर इसके बाद आपका फॉर्मल पीरियड आता है। मतलब छोटे एज से बड़ी एज की तरफ जाना। बड़ी एज से अगर छोटी एज की तरफ आना है तो इसका मतलब समझ जाइए ये पियागेट के द्वारा दिया गया था। ये एक आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बाई पियागेट। ठीक है, तो ये इन्होंने दिया था। क्लियर है सभी बच्चों का? आई होप सो सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, कहीं किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, बर्थ 2 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स और 12 से अप टू जितने भी ईयर्स हैं आपके, ये फॉर्मल पीरियड हो गया। क्लियर है? अब आंसर देंगे तो मुझे लगता है आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे अब। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए। ठीक है, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और आपका फॉरवर्ड। ये क्या है? ये आपके स्टेजेस हैं डिफाइंड बाय द पियागेट फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अपने आप जो संज्ञानात्मक आपका विकास जो होता है उसको परिभाषित किया गया है बाय पियागेट के द्वारा, अलग अलग स्टेजेस को। ठीक है, और क्या क्या वो अलग अलग स्टेज है हमने उस चीज़ को समझ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस स्टेज। निम्नलिखित में से किसे किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मक परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जा सकता है? यह अंतरात्मा के निर्माण की अवस्था है, यह सोच और अभिनय की अजेय अवस्था है, पर्यावरणीय कारकों में आनुवंशिक परिवर्तन को विभेदक संवेदनशीलता मॉडल कहा जाता है, यह कामेक्षा का पुनः जागरण होता है, लड़कियों के लिए परिणाम बदतर होते हैं लड़कों की कोड। अब लड़कों की एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन, थोड़ा इंग्लिश में पूछ लिया गया तो ज़्यादा बढ़िया है, हिंदी वाला आधा समझ में नहीं आता मुझे यार। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब एज इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। इनमें से कौन से जो कि आपके लाइफ के अंदर एडोलेशन स्टेज के द्वारा, एडोलेशन एज के मतलब समझ जाइए आप लोग, जो टीन एज आपका होता है। ठीक है, जो बचपन है, जो टीन एज है। ठीक है, उस टाइम इट इज स्टेज ऑफ कंसाइज फॉर्मेशन या अंतरात्मा के निर्माण की अवस्था है। ठीक है, इट इज अ इनविजिबल स्टेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग, या सोच और अभिनय की अजेय अवस्था है। ठीक है, द जेनेटिक चेंजेस टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर कॉल्ड एज द डिफरेंशियल ससेप्टिबिलिटी मॉडल, या देयर इज अ रीअवेकनिंग ऑफ लिबिडो, या द आउटकम्स आर वर्स फॉर गर्ल्स देन इन केस ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स का आउटकम है वो बहुत बुरा होता है एज कम्पेयर टू बॉयज का। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया कि ये सारी ही चीज़ें आपके इमोशनल चेंजेस होते हैं एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस एज। समझ पा रहे हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? इस स्टेज में आपके लिए ये सारी ही चेंजेस आपको मिलते हैं देखने को जब आप एक एडोलेसेंस एज में होते हैं तब। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप सो आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, तो डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन से कथन में सही है सीखने की प्रक्रिया का संदर्भ अगर देखा जाए तो? द कंटेक्स्ट कैन बी बोथ फील्ड इंडिपेंडेंट एंड फील्ड डिपेंडेंट। The learners are always reflective in nature. There is no scope for practical thinkers या all of the above। देखो ध्यान से एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं भाई कि जो भी बच्चे हैं आप लोग, जो भी वॉचिंग है आप लोगों की, आंसर सभी लोग किया करें, क्योंकि जितना लोग आप लोग आंसर करते हैं जितना ज़्यादा उतना आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है। कैसे मोटिवेशन मिलता है? कि जब आप लोग आंसर करते हैं, अब वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है परंतु वह इतना ज़्यादा मैटर नहीं कि आप आंसर करें ही ना। इसके वजह से गलत सही करेंगे, अभी अगर आप सही करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा सराहना दूंगा, गलत करेंगे तो मैं सही बताऊंगा। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको कोई मार्क्स की कटिंग नहीं हो रही है। ठीक है,
परंतु अगर यही आप एग्जाम में अगर देख करके आते हैं गलत, तो आपके यहाँ पे मार्क्स की भी कटिंग होगी और आपके लिए अनसक्सेसफुल रह जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी इस चीज़ को हम देख लेते हैं, अभी इसको गलत कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान गलतियों से तो सीखेगा। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द कंटेक्स्ट कैन बी बोथ फील्ड डिपेंडेंट एंड फील्ड डिपेंडेंट, ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के अंदर आप इंडिपेंडेंट भी होते हैं और डिपेंडेंट भी होते हैं, क्योंकि लर्निंग जो प्रोसेस है वह कभी आप कोई इसका स्टेज नहीं है, समझ रहे हैं, इसका कोई स्टेज नहीं है कि सिर्फ आप 10 साल तक की आपकी लर्निंग प्रोसेस होती है या फिर 20 साल तक की होती है या फिर 30 साल तक होती है या 50। आप ये समझिए आप 80 साल के भी हैं तो भी आपका एक लर्निंग प्रोसेस है। आप जीवन के हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में, हर एक मोड़ पर कुछ न कुछ लर्निंग प्रोसेस सीखते हैं। अंतर बस इतना है कि कुछ प्रोसेस में आप डिपेंडेंट रहते हैं कि भैया इनके ही द्वारा मैं सीख पाऊंगा और इनसे ही मैं सीखता हूं, और कुछ प्रोसेस में आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप लाइफ पे या फिर अपने ऊपर एकदम विश्वास रखते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं कि मैं इसको अच्छे से पढ़ सकता हूं, मैं इसको अच्छे से सीख सकता हूं, मैं इसको अच्छे से जान सकता हूं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट दोनों ही में अगर बात करें तो लर्निंग प्रोसेस दोनों ही तरफ से इंडिपेंडेंट फील्ड भी है और ये एक डिपेंडेंट फील्ड भी है। ठीक है, सो ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स। फर्स्ट, टीचर डज नॉट हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, there is more role of learners in the instructional process, the delivery of instruction is always verbal, there are more chance of self learning and motivation, rigid in nature। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑनलाइन शिक्षण विधियों के संदर्भ में लागू होता है। टीच किसके टीचर डज नॉट हेल्प इन एनी डज नॉट हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स के अंदर इनमें से कौन सी जो चीज़ें हैं जो स्टेटमेंट अप्लाई होते हैं, समझिएगा, जो कौन सी चीज़ें जो अप्लाई होते हैं जब हम ऑनलाइन टीचिंग कर, जैसे अभी कर रहे हैं आप लोग, एक तरीके का ऑनलाइन टीचिंग मेथड है, तो इसमें आपके ऐसे कौन से स्टेटमेंट जो कि अप्लाई हो रहे हैं। टीचर डज नॉट हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ऐसा होता है कि टीचर आपकी हेल्प नहीं करता है आपके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे भी चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन में, टीचर आपको हमेशा आपको एक अच्छा कंस्ट्रक्शन देता है, एक अच्छा ढांचा आपका तैयार करता है कि आप एक अच्छे से तैयार होगे तो आप भी कहीं जाओगे, पढ़ोगे, जब कहीं किसी को पढ़ाओगे तो बताओगे कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने लिए, तो वो एग्जाम्पल के साथ उन बच्चों को भी आप समझाओगे, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग एक बार को याद भी करोगे कि हाँ यार मुझे इन टीचर ने पढ़ाया था, मुझे इन सर ने पढ़ाया था, मुझे इन मैडम ने पढ़ाया था, है ना। तो टीचर हमेशा आपको हर एक स्टेज पे हेल्प करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप सेकंड पॉइंट क्या है, देयर इज मोर रोल ऑफ लर्नर्स इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। ऑब्वियसली ये तो बात है, चलो भाई, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में लर्नर्स का अगर रोल नहीं होगा तो वो टीचर सिखाएगा किसको, अपने लिए तो बोलेगा नहीं, अपने लिए तो सिखाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल किसका प्ले होता है भाई, लर्नर्स का। ठीक है, नेक्स्ट है द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज वर्बल। ऐसा जरूरी नहीं है जब भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वर्बली ही हो, वो नॉन वर्बल भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका ये बिल्कुल। देयर आर मोर चांसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड मोटिवेशन, रिजिड इन नेचर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना, ये क्या है, रिजिड इन नेचर जो लिखा है ना, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो कि यहाँ लिखा गया है, ये यहीं तक है। ठीक है, सेल्फ लर्निंग एंड मोटिवेशन, देयर आर मोर चांसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड मोटिवेशन, तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑनलाइन टीचिंग मेथड में सेल्फ लर्निंग और मोटिवेशन के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल पाते हैं, चांसेस मिल पाते हैं। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे आपको सेल्फ लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाती है। तो बी विल बी योर राइट आंसर, 2 और 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एन almost simultaneous occurrence of the stimuli and of the responses to them, it is called as generalization and discrimination, contiguity, reinforcement या फिर आपके प्रैक्टिस। उद्दीपनों और उनकी प्रतिक्रियाओं का लगभग एक साथ घटित होना, इसे क्या कहते हैं।
चलिए जल्दी से फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज कंट्यूगिटी, निकटता। उसको क्या कहते हैं? निकटता कहते हैं। क्लियर सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए चलिए तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए, दैट इज कंटिग्यूटी। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस जो अकरेंस होती हैं आपके स्टिमुली और रिस्पॉन्सेस अगर हम दे देते हैं तो ये आपको मतलब कहीं ना कहीं हम अगर किसी के पास कोई हमारे बहुत निकट है तभी हम उसको जल्दी रिस्पॉन्स कर पाते किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैच द फॉलोइंग आइटम्स डेवलपमेंट ऑफ स्किल डिस्क्रिप्शन। अगर स्किल डिस्क्रिप्शन के लिए अगर आपको मैच करना होगा इनमें, तो आप किसको कब कहाँ किससे मैच करेंगे? कॉग्निटिव स्टेज, कंबाइनिंग स्टेप्स इनटू लार्जर यूनिट्स, एसोसिएटिव स्टेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज, ऑटोमेटेड स्टेज विदाउट मच अटेंशन। सो क्या आपका आंसर? ठीक है, चलिए तो जल्दी से फटाफट आप सभी लोग आंसर कर रहे होंगे, आई होप सो। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड। ए का सेकंड कॉग्निटिव स्टेज, एक आपका डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को पहचान चुके, जान चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं। ठीक है, बी का फर्स्ट एसोसिएटिव स्टेज में क्या होता है? कंबाइनिंग स्टेप्स इनटू लार्जर यूनिट्स, धीरे धीरे आप चीज़ों को आगे बढ़ा रहे होते हैं। और ऑटोमेटेड स्टेट आपका विदाउट मच अटेंशन, ठीक है, ज़्यादा आपका अटेंशन नहीं रहता। तो सी का थर्ड, ए का डिक्लेरेटिव नॉलेज सेकंड, बी का एसोसिएटिव नॉलेज, कंबाइनिंग स्टेप्स इनटू द लार्जर यूनिट्स। तो आपका यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज बाइपोलर प्रोसेस, ट्राइपोलर या क्वाड्रिलेटरल प्रोसेस।
कैसे, एक बार देख लेते हैं इसको। देखो बाइपोलर प्रोसेस आप सभी लोग जानते हैं, बाइपोलर प्रोसेस क्या होता है। बाइपोलर प्रोसेस का मतलब ये हुआ जहां पे आपके टीचर और लर्नर इन्वॉल्व हो और टीचर अपना पूरा फुल एफर्ट डाल रहा हो लर्नर को समझाने के लिए। ट्राइपोलर प्रोसेस में आप ये समझिए आपके उसमें कौन आ जाता है, टीचर, लर्नर और एनवायरनमेंट, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल प्रोसेस में इसी तरीके से ऐसा समझिए आपकी ये तीन चीजें आ जाती हैं और एक और कुछ आता है, थोड़ा स्किप हो रहा माइंड से। तो इसमें क्या हो, टीचिंग जो है ये सारी चीजों में इन्वॉल्व है, टीचर सारी चीजों में इन्वॉल्व है, बाइपोलर में भी, ट्राइपोलर में भी, क्वाड्रिलेटर में भी। तो ये टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज दी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें सारे ही चीजों में इन्वॉल्व है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव। इसका चौथा इसका थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, तीन ही होते हैं, एक और कोई होता है मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। आपको नेक्स्ट क्लास में हो सकता है, तो फिर जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तब एक बार और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन से लग रहा है कि आपको लर्निंग के मेथड्स हैं, टीचिंग करना, ट्रायल एंड एरर करना, इमिटेशन करना, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन करना, क्वेश्चनिंग करना, रिफ्लेक्शन करना, इन छह में से कौन सा आपको लगता है कि एक सीखने के लिए एक अपनी अपनी विधि है, सीखने के लिए कोई विधि है, तो इन छह में से कौन सा लगता है आपको, जल्दी से। सीखने की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, टीचिंग करना भी सीखने की प्रक्रिया है। हमेशा किसी चीज़ को ट्राई करते रहना, उसमें कुछ गलतियां आप पा रहे हैं तो भी आपका ये एक क्या है, लर्निंग का ही मेथड है, ठीक है। इमिटेशन होना मतलब नकल करना किसी प्रकार की, ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीके का टीचिंग मेथड है। एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, चीज़ों को बार बार किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते रहना और उसको ऑब्जर्व करना, क्योंकि ऑब्जर्व करोगे तो कुछ आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा और जब नया चीज़ देखोगे तो नया चीज़ सीखोगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटेशन भी आपका क्या हो जाएगा, एक आपका टीचिंग लर्निंग मेथड का एक पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चनिंग करना, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपके माइंड में होती है कि यार मैं ये भी पूछ लूँ, ये भी जान लूँ, ये भी समझ लूँ, तो ये क्या है, एक तरीके का क्वेश्चन कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये भी करना आपका एकदम बिल्कुल सही होता है लर्निंग के लिए, क्योंकि जब आप उससे क्वेश्चन करोगे तो आपको वो कुछ ना कुछ बताएगा, जब वो आपको कुछ ना कुछ बताएगा तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका डी विल बी योर राइट आंसर, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सीखने की दर में गिरावट एक वर्ष में लगभग 1% की दर से घटती है, तो घटती है वर्ष के आयु के बाद। So what will be your right answer? The rate of learning declines at the rate of about 1% a year after the age of 30 years, 35 years, 42 years या 45 years. So what will be your right answer? चलिए फटाफट जल्दी से बताएंगे।
चलिए, तो the rate of learning declines at the rate of about 1% a year after the age of 30 years, 35 years, 42 years or 45 years. ठीक, सीखने की दर में गिरावट एक वर्ष में लगभग 1% की दर से घटती है वर्ष की आयु के बाद। किस वर्ष के बाद? जो जैसे हम सीख रहे होते हैं, जब हम, है ना, जो हमारी सीखने की स्टेज होती है, इसलिए कहते हैं कि अभी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान होते हैं कि जैसे जैसे आपकी आयु निकलती है, उस वैसे वैसे आपकी स्टडी करने की जो अंदर क्षमता है और इच्छा है, दोनों ही चीज़ें धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। और जब ये डिक्लाइन होगी तो आपकी लर्निंग प्रोसेस भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? द स्टेज डिसाइडेड दैट हाउ यू शुड लर्न और नॉट। आपका कुछ स्टेज डिसाइड करता है कि आपको अब पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक टाइम आता है जब आप ये सोचते हैं कि यार अब ये थोड़ा सा पढ़ना मतलब मेरे बस की बात नहीं है ना, हमें सीखना मेरे बस की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को सिखाता है कि आपको किसी स्टेज के बाद बस यही लगता है कि अब पढ़ना बेकार है ना। वो मतलब क्या है कि 1% हर साल फिर घटने लगती है, बल्कि, ठीक है, हर एक मतलब 1% हर साल घटने लगती है। किस साल के बाद? 35 सालों के बाद। 35 साल के बाद तो अब क्या ही कोई मतलब उसमें करेगा। फिर इसके बाद फिर वो अगर उस जीवन में भी अगर वो पढ़ाई करेगा तो फिर वो जीवन आगे की फिर कैसे कंटिन्यू करेगा, है ना, और जीवन के जो कार्य हैं वह कैसे करेगा। ठीक है, जो चाहे आप भौतिक जीवन है, फिर उस भौतिक जीवन में कैसे वह एंटर कर पाएगा अगर वो 35 साल के बाद भी अगर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखता है। स्टडी करना एक गलत बात नहीं है, स्टडी तो आप पूरे जीवन भर करो, बहुत सही है, पर आपका लर्निंग प्रोसेस धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या है? एज लर्निंग इज कंटिन्यूअस, as learning is a continuous, a teacher must start teaching at the level of students mind for their better learning, this is called as। जैसे कि सीखना निरंतर है, मैंने जैसे बताया कि आप सीखना हर एक स्टेज पे सीख सकते हो, परंतु जो आपके सीखने की जो क्षमता है वह घटने लगती है, इच्छाएं हैं वह घटने लगती है। ठीक है, तो एक शिक्षक को अपनी शर्त के लिए छात्र को दिमाग के स्तर पर पढ़ाना शुरू करना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, एसोसिएशन, एक्टिव प्रोसेस और मल्टीपल एक्सपोजर। चलिए, सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, a learning is continuous, a teacher must start teaching at the level of students mind or their better learning, this is called as a principle of association, एसोसिएशन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे बढ़ते हैं। Which of the following applies in the case of discovery learning? First, it is a constructivist approach based. It was introduced by Jerome Bruner. It is a method of inquiry based instruction code.
चलिए, देखिए अब आपको इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा क्या। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब आपको इस चीज़ से समझना है क्या। देखिए, डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता क्या है, ठीक है। ये जो अप्रोच है ये होता क्या है। आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा, वह जैसे बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे, परंतु उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, वह एक पढ़े लिखे इंसान को भी हराने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन से पढ़ा है, अपने किताबों से नहीं। समझ रहे हैं? मैं ये इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि सिर्फ किताबों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आपके जीवन में हर एक पल आप किस स्टेज पर क्या सीखने की अपने अंदर भावना रखते हैं, वहाँ से भी अपने आप को आप एक नॉलेजेबल पर्सन बना सकते हैं। आप सिर्फ किताबों से वो ज्ञान ले सकते हैं जो किताबों में अपनी सोच जिन्होंने लिख कर गए हैं, अपने थ्योरी जो लिख कर गए हैं, वह चीज़ों का ज्ञान आप सिर्फ किताबों से सीख सकते हैं। परंतु अगर आपको जैसे जीवन का ज्ञान अगर लेना है तो कहीं ना कहीं आपको जीवन के एक्सपीरियंसेस को फेस करना पड़ेगा। तो यह एक थ्योरी आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है। जैसे कि बच्चे बचपन में क्या होते हैं कि कह दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से सोचो, अपने हिसाब से इसको करने की कोशिश करो। बच्चे डिपेंडेंट नहीं होते कि ये टीचर मुझे पढ़ाएगा तभी जाके। कुछ चीज़ें जो आप अपने अनुभव से सीखते हो, अपने अनुभव से चीज़ों को जानते हो, सीखते हो, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है, ठीक है। तो डी आपका इसलिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द चिल्ड्रन बिकम मिसchievous एंड disobedient in the classroom, the teacher should examine home background of the teachers, influence of the outside elements of the class in the class, teaching methods and subject knowledge, co-curricular and other attractions in the school. चलिए, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर। टीचिंग मेथड्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज। क्या पूछा गया है, व्हेन द चिल्ड्रन बिकम मिसchievous एंड disobedient इन द क्लासरूम, द टीचर शुड, टीचिंग मेथड्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज। जब बच्चे शरारती और अवज्ञा करने लगते हैं, कक्षा शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक और विषय ज्ञान देना चाहिए। ये थोड़ा मुझे लगता है क्वेश्चन और ऑप्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा मुझे। टीचर शुड एग्जामिन, ओके, अपने अलग मेथड्स को यूज़ करना चाहिए और सब्जेक्ट नॉलेज का यूज़ करना चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है, एग्जामिन, इन सब चीज़ों का एग्जामिन करना चाहिए। ओके, अब सही है, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पेरेंट अप्रोचेस द टीचर टू डू सम favor to his or her ward in the examination, the teacher should try to help him, ask him to not to talk in those terms, refuse politely and formally, ask him to rudely to go away। यदि कोई अभिभावक परीक्षा में अपने बच्चों के लिए कुछ उपकार करने के लिए शिक्षक के पास जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ट्राई टू हेल्प हिम, या आस्क हिम टू नॉट टू टॉक इन द क्लास, उसकी मदद की करने की कोशिश करने, उन शर्तों में बात करने के लिए कहें, या फिर विनम्रतापूर्वक और दृढ़ता से मना कर दें, या उसे बेरहमी से दूर जाने के लिए कहें।
चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी विल बी योर राइट आंसर, रिफ्यूज पोलाइटली एंड फॉर्मली। अगर कोई भी, इफ अ पेरेंट अप्रोचेस द टीचर टू डू सम फेवर टू हिज और हर वर्ड इन द एग्जामिनेशन, द टीचर शुड क्या करना चाहिए, बहुत पोलाइटली थे विनम्रता पूर्वक और दृढ़ता से मना कर दे कि नहीं सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं सर ये करना हमारे लिए एक तरीके का अपराध है, हम इसको एक्ट एज अ एक्ट की तरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी भी चाहिए टीचर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव इफ पेरेंट्स आर एनकरेज टू बी। प्रोत्साहित किया जाए तो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। सुपरवाइज वर्क ऑफ देयर वर्ड्स, अरेंज फॉर एक्स्ट्रा ट्यूशन, रिमेन अनकंसर्न्ड अबाउट इट या इंटरेक्ट विद टीचर्स फ्रीक्वेंटली। प्रोत्साहित किया जाए तो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। कैसे? एकेडमिक परफॉर्मेंस में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इम्प्रूवमेंट आ सकती है, हम कर सकते हैं, परंतु कैसे? डी, इंटरेक्ट विद द टीचर्स फ्रीक्वेंटली। हमेशा टीचर्स के प्रति आपका इंटरेक्शन बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। इंटरेक्शन होना ही चाहिए, इंटरेक्शन बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्पस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन of primary education, vocationalist of education, to review the education, to give equal opportunity of education to all. सभी को गुड आफ्टरनून होगा, सभी को गुड आफ्टरनून। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू रिव्यू द एजुकेशन, पर्पज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब यहाँ पे बस इतना एक वर्ड लिख दिएगा, टू रिव्यू द एजुकेशन। रिव्यू द एजुकेशन का मतलब ही यही हो गया कि आपके, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वह आपका एकेडमिक एरिया की बात हो, चाहे वह आपका एडमिशन की बात हो, मतलब हर तरीके से अब देखा जाएगा कि एजुकेशन क्षेत्र में क्या हो रहा है, हर एक चीज़ को टू रिव्यू द एजुकेशन, बस इतना बोल दिया, मतलब या इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन टू ऑल, प्राइमरी एजुकेशन, वोकेशनलिस्ट ऑफ एजुकेशन, सारी चीज़ें अब इसके अंदर इन्वॉल्व होगी कि वो कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेन्स, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीरों में है वह। यह बयान किसके द्वारा किया था और बहुत सही बयान दिया गया है, बताओ। चलो मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, परंतु वह हर एक स्टेज में लाइफ के
जंजीरों में बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी बंधन में बंधा हुआ है। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेन जैक्वस रूसो, ठीक है, जिन जैक्स रूसो ने कहा है ये बात कि मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेंस स्टेटमेंट, मतलब हर एक कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वह एक इंसान बंधा हुआ है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, जिन जैक्स रूसो ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए लास्ट, सॉरी इसके बाद लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक शैक्षिक के लिए एक दृष्टिकोण है योजना। ठीक, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आ रहा है, मैन पावर अप्रोच एज वेल एज सोशल डिमांड अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू द एजुकेशनल प्लानिंग, तो इसमें दोनों ही चीज़ों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। दैट इज मैन पावर, जनशक्ति का दृष्टिकोण भी होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपके लिए सोशल डिमांड अप्रोच का भी होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, आई होप आप सभी बच्चों के समझ पा रहे होंगे कि कैसे जब हम एजुकेशन को प्लान करते हैं, विदाउट प्लानिंग नथिंग कैन बी पॉसिबल विद अ बेटर वे। अगर आप विदाउट प्लानिंग कुछ भी करते हैं तो शायद उतना बेटर वे तरीके से चीज़ों को आप नहीं कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक मैन पावर का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ सामाजिक मांग की भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों ही दृष्टिकोण से देखते हुए आपको एजुकेशन को प्लान करना पड़ेगा। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों का यही एक तो चाहिए भाई, आंसर सभी लोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, यही एक मतलब आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ। और एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट भी करेंगे, सब लोगों ने कहाँ से बच्चों ने ज्वाइन किया, क्योंकि हर क्लास में भाई ये तो पूछना बनता ही है कि भाई बच्चों ने ज्वाइन कहाँ से किया है। देखो, फर्स्ट पेपर क्या होता है, एक जनरल पेपर होता है, जनरल में भी एक थोड़ा डायनेमिक होता है पेपर। दैट इज वाई कि आप कितना भी पढ़ लोगे आपको वो लगेगा कि यार अभी ये तो रह ही गया। जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है वह आपका डायनेमिक होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये स्टैटिक पोर्शन नहीं है। स्टैटिक पोर्शन आपका पेपर 2 है कि आपका चलो इतना ही आएगा, यहीं से पूछा जाएगा, परंतु ये डायनेमिक होता है। यहाँ पे एक इसका नाम ही है क्या, जनरल पेपर। ये आपका जनरल पेपर, और जनरल वाली जो चीज़ें होती हैं वह हमेशा कुछ न कुछ चेंजेस लेकर आती रहती हैं। सिचुएशन में, करंट अफेयर में हमेशा कुछ न कुछ बदलता ही रहता है। ठीक है, अब जब कुछ न कुछ बदलता ही रहेगा तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यार कभी आप लोग भी पूछ लिया करो, सर आप कहाँ से हैं, आप लोग तो पूछते ही नहीं हो यार। हाँ, तो मतलब क्या बताएं भाई, आप लोगों को पूछना। अच्छा, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे।
ठीक है। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। द डिटरमिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज दैट इज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके टीचिंग स्किल के अंदर जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो उसके अंदर अगर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे माइक्रो टीचिंग हुआ, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का ट्रेनिंग का ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर जैसे इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कहाँ से अपने छात्रों को आप एक एनालिसिस, एक बेटर एनालिसिस तक ले जा पाएंगे, है ना। तो इन सब का ज़रूरी है। अच्छा, अब हम भी बताना, हम प्रयागराज से हैं, ठीक है। सब हम बस इतना बोलते हैं, भारत से हैं सभी लोग, ठीक है, इंडिया से हैं, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो जो भी लोग क्लासेस को ज्वाइन करेंगे लाइक ज़रूर कर दें। सभी स्टूडेंट्स का एक लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है भाई कि आप लोग इतना ज़्यादा, जब आप लोगों के लाइक्स मिलते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे लोगों को पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं ना। तो चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जल्द ही, ठीक है। तो आई होप सो सभी लोगों को पसंद आई होंगी क्लासेस। क्यों भाई, पसंद आई होंगी सभी को क्लासेस? चलिए, तो किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर होता है आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी क्लासेस को टाइमिंग मतलब जो जाना है, कुछ भी अगर पूछना है तो आप सभी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। हर एक क्लास में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्लियर है। और हर एक क्लास में कभी कभी क्या होता है, कोई कोई क्लास टाइम पर आप लोगों की नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिए कोई क्लास 8 बजे है तो वह 10 बजे हो जाती है, कभी 8 से है तो 8:30 बजे हो जाती है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। परंतु इसलिए मैं कोई फिक्स टाइम नहीं बताता, परंतु आपको बस एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। कुछ भी आप लोगों से अगर पूछना, डायरेक्ट मुझसे आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं क्या कह रहा था आप लोगों से भाई, हाँ, टाइमिंग से रिलेटेड मैं बातें कर रहा था कि अगर मैं आपको वैसे मेरी क्लास अगर कहीं देखेंगे तो 12 बजे होती है और 3 बजे होती है और 6 बजे होती है, ठीक है। परंतु अभी ये 3 बजे वाली क्लास फिसल के आ गई है 8 बजे और 6 बजे वाली क्लास फिसल के आ गई है 11 बजे। तो ये दो क्लासेस अब ऐसे हो गई हैं 12 बजे, 8 बजे और रात में 11 बजे। तो अभी 12 बजे वाली क्लास आप लोगों के लिए होगी और फिर इसी तरीके से आप लोगों की रेगुलर क्लासेस होती रहेंगी। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर कर देंगे भाई सभी लोग, बिना लाइक किए कोई जाएगा नहीं यहाँ से। और जिन्होंने अभी तक, जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और साथ में ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों को मिलती रहे। लाइक्स जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। सो आप इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल सके। अब ये कहाँ पे ऑफ मिलेगा, किस जगह ऑफ मिलेगा साथियों, आप लोगों के पास जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स। वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सो आप जब वहाँ पे स्पेशल क्लासेस लेंगे, तो अगर कोई एजुकेटरी क्लास पसंद आती है तो आप सभी स्टूडेंट्स इस कोड का इस्तेमाल करके आप परचेज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन, और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से बेहतरीन कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप जैसे ही इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, अभी 101 है, काफ़ी बच्चे इसको अभी 10 कर देते हैं, अभी 101 है, ठीक है। काफ़ी बच्चे अभी 10 कर देते हैं, तो 101 है, तो इसको इस्तेमाल करेंगे, 10% का इंस्टेंट आपको ऑफ मिल जाएगा, क्लियर है। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देंगे, और आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।